हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री का विविध वाला पोर्शन। तो जो लोग क्लास में नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये क्लास आपकी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए रन हो रही है। और आज बदल लेते हैं अपना पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाँ, जो नए हैं उनको बता देती हूँ, ये क्लास आपकी टीजीटी, पीजीटी और आपके जीआईसी एग्ज़ाम के लिए रन करी जा रही है। इसके अलावा जो कि आपका 3 मई को है जीआईसी का एग्ज़ाम, ठीक है। और टीजीटी, पीजीटी भी लगा ही हुआ है आपका 2022 वाला। और नई वैकेंसी आने के भी चांसेस हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का हो, टीजीटी, पीजीटी हो, जीडीसी हो, डैट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसबी, केवीएस, एनवीएस, है ना, लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। और आप यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा से हैं तो ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। तो हम लेवल, आपको पता ही चल गया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है इसमें। और हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं और हम यहाँ पर 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 6 नंबर का टॉपिक चल रहा है। और टॉपिक जो चैनल पे नए हैं उनको बता देती हूँ, पुराने जो है उन्हें तो पता ही है कि इस तरह से टॉपिक चल रहे हैं कि जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आए थे वो टॉपिक मैंने नंबर पहले से स्टार्ट किया, नंबर 1 पे वो टॉपिक रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम उन टॉपिक्स पे पहुँचेंगे जिनसे सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो मैंने स्टार्टिंग में आपको करा दिए, 500 प्लस वाले जितने थे। इसमें आप देख सकते हो 300 प्लस क्वेश्चन है। तो ये हमारी सेकंड क्लास है आज की। तो टॉपिक वाइज मैं क्लास भी मेंशन करती हूँ, जिसमें जितनी टॉपिक होते हैं, जिस टॉपिक में जितनी क्लासेस होती हैं उसमें 1 2 3 4 5 करके उस हिसाब से जो चलती है, क्योंकि हम एक क्लास में 100 क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगर मान के चलिए आप 300 क्वेश्चन है एक टॉपिक में तो 3 क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। तो मैं मेंशन भी करती हूँ कि इस टॉपिक की पहली क्लास ये है, इस टॉपिक की दूसरी क्लास ये है, इस टॉपिक की तीसरी क्लास ये है। तो आज आपकी विविध वाले जो एशियन हिस्ट्री का जो विविध वाला पोर्शन है उसकी आज की आपकी ये दूसरी क्लास है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक कराए हैं उनको भी बता देती हूँ नए लोगों को। तो पहला टॉपिक मैंने राष्ट्रीय आंदोलन करा दिया है, दूसरा टॉपिक मैंने मध्यकालीन साहित्य कराया था, तीसरा टॉपिक मैंने मुगल वंश कराया था, चौथा टॉपिक मैंने दिल्ली सल्तनत कराया है और पांचवा टॉपिक मैंने मौर्य और मौर्योत्तर काल करा दिया है और छठा टॉपिक आपका ये चल रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट करवाया जाता है वो सारा का सारा आपको इजीली मिल सके, ठीक है। तो आज हम 101 से शुरू करेंगे और 200 पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। शुरू करें, चलो। इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, क्योंकि ए कहता है कि ये किसी दृष्टिकोण से ही लिखा जाता है और बी कहता है कि इतिहासकार कभी पूर्वाग्रह मुक्त नहीं हो सकते। सी कहता है कि इतिहासकार का दृष्टिकोण अतीत का वर्णन करते हुए चयनात्मक होता है और डी कहता है कि इतिहासकार अतीत का पुनर्निर्माण वैसे ही करते हैं जैसा वो वास्तव में था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है, ठीक है। डी नहीं सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐतिहासिक कारण है। ए कहता है कि वो एक घटना, एक कार्य अथवा एक भूल जिसके बिना परवर्ती घटनाएं उल्लेखनीय ढंग से भिन्न प्रकार से घटित होते हैं। बी कहता है कि जिसका प्रयोग इतिहासकार किसी ऐतिहासिक परिस्थिति अथवा घटना को व्याख्यायित करने के लिए करता है। सी कहता है कि व्याख्यायित की जाने वाली घटना की पूर्ववर्ती अनिवार्य परिस्थितियों में से एक परिस्थिति। डी कहता है कि ऐतिहासिक वार्ता के मंतव्य, इरादे आदि जिनके कारण वो कर्म की ओर प्रवृत्ति हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपके चारों ही सही होंगे, यानी आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन की तरह। तो ये कहा है बटरफील्ड ने। कार्ल मार्क्स का कथन है बटरफील्ड ने, मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि इतिहास अपने को दोहराता है और पहले त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है, शोधार्थी को शोध प्रबंधन की ग्रंथ सूची में निम्नांकित में से कौन सी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है प्रकाशन का वर्ष। और पता है इस तरह की गलतियाँ तभी होती है जब आपका दिमाग कहीं और लगा होता है। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए ये हुआ।
चलिए आगे बढ़ते हैं, गलतियाँ होती रहती हैं। शोधार्थी को शोध प्रबंधन की ग्रंथ सूची में ग्रंथ के पृष्ठों की संख्या लिखी जाती है और साथ ही लेखन का नाम, ग्रंथ का शीर्षक भी लिखा जाता है, प्रकाशन का वर्ष नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्रोत में से सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इतिहास से संबंध विद्याएं हैं। तो इतिहास से संबंध विद्याएं हैं आपकी एपिग्राफी, सिग्लोग्राफी, फिलोलॉजी और पोलियोग्राफी। ठीक है, चारों। तो एपिग्राफी जो है वो अभिलेखों का अध्ययन होता है, सिग्लोग्राफी जो है वो मुहरों का अध्ययन है, पोलियोग्राफी पुरानी लिखावट का अध्ययन है और फिलोलॉजी आपकी भाषा शास्त्र, ऐतिहासिक स्रोतों की भाषा का अध्ययन है। नेक्स्ट है, टॉयनबी के अनुसार इतिहासकार के संपूर्ण इतिहास की इकाई क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए सभ्यता। टॉयनबी के अनुसार इतिहासकार के संपूर्ण इतिहास की इकाई सभ्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास विषयक कथन उसकी प्रकृति का सही निरूपण नहीं करता? तो इतिहास एक सीमित अर्थ में ही वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। इतिहास का लक्ष्य सामान्यीकरण करना नहीं है, ये गलत है। इतिहासकार का लक्ष्य वस्तुनिष्ठता नहीं है। इतिहास अतीत और अतीत विषयक वृत्तांत दोनों का परिचायक है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। क्लियोमेट्रिक है, तो क्लियोमेट्रिक इतिहास का गणितीय अध्ययन है। क्लियोमेट्रिक का अर्थ होता है इतिहास का गणितीय अध्ययन। केवल इतिहास के अध्ययन को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतिहास का अध्ययन किया जाएगा तो हिस्टोरियोग्राफी होगा और अगर इतिहास का गणितीय अध्ययन किया जाएगा तो क्लियोमेट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति यूनानी संज्ञा लोरोप्ला से हुई, जिसका अर्थ होता है सीखना, एवं हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है शोध। किसने स्थापित किया था कि इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विद्यायन है? तो ये किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था आपका कॉलिगवुड ने। किसने किया था? कॉलिगवुड ने। नेक्स्ट है, अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? अनुसंधान का प्रथम सोपान होना चाहिए समस्या का चयन। यह टिप्पणी किसकी है कि इतिहासकार का कार्य यह है कि वो जैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करे। तो ये कहना है एल वॉन रॉके का। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछले 60 वर्षों से भारतीय इतिहास लेखन मुख्यतः किस से संबंधित नहीं था? तो ये राज दरबार से संबंधित नहीं था, क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित था, वंशों के इतिहास से संबंधित था और जनता के इतिहास से संबंधित था। ठीक है, ह्यूरिस्टिक्स क्या है? तो ह्यूरिस्टिक्स जो है वो स्रोत सामग्री को चिन्हित कर एकत्रित करने का विज्ञान है। नेक्स्ट है, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। किसने घोषित किया था? तो ये ब्यूरी ने कहा था। ब्यूरी का कथन है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। कॉलिगवुड कहते हैं कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। रॉके कहते हैं कि ये इतिहास तथ्य के विषय में सावधान है, तो ईश्वर इतिहास के लिए सावधान रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है? तो ये कहता है कार। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहास है, इतिहास क्या है? तो इतिहास है आपका स्वयं अतीत विषयक वृत्तांत। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है और अतीत का पुनर्निर्धारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है थ्यूसिडाइडीज को। ठीक है, तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का जो श्रेय है वो यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडीज को जाता है, जिसका जन्म 460 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 396 ईसा पूर्व में हुई थी। पेर्लो पारनेसिव युद्ध का इतिहास लिखा है और स्वयं इस युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम के विषय में गलत कथन को पहचानिए। तो पुलकेशिन प्रथम जो है वो प्रथम ने अपने बादामी अभिलेख में उल्लेख किया कि उसने वातापी के दुर्ग की नींव रखी थी, ये गलत है। तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, ये सही है। उसने अश्वमेघ और अग्निस्टोम और अन्य स्रोत यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है। अनेक विधियों का श्रेय भी उसे दिया जाता है। तो पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ठीक है, ये सेम चीज लिखी हुई, इसको छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान पल्लव शासक सिंह विष्णु के विषय में सही सूचना देता है? तो ये देता है आपका उसके आगमन के साथ ही महान पल्लवों के युग का आरंभ हुआ।
उसे चोल मंडल की विजय का श्रेय दिया जाता है और वो कीर्तनार्जुनीयम के लेखक भारवी का संरक्षक थे। लेकिन मत विलास प्रहसन में उसका प्रशस्ति गान हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही है। इसे सिंह विष्णुयोत्तर युग एवं अवनी सिंह भी कहा जाता था और इसने चोलों को परास्त किया था। ठीक है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना करी है। इसमें बौद्धों और कपालिकों की हंसी उड़ाई गई है। नेक्स्ट है, पल्लव वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पल्लव वास्तुकला के विषय में कथन सही है कि पल्लव वास्तुकला के अवशेष मामल्लपुरम से प्राप्त हुए हैं। साथ ही पल्लव वास्तुकला के अवशेषों में गुहा मंदिर, एकाश्म मंदिर और संरचनात्मक मंदिर शामिल है और पल्लव मंदिर अजंता और एलोरा की मंदिरों की तुलना में छोटे और कम जटिल है। ये तीनों ही सही है। चौथा आपका 9 रथ मंदिर मिले हैं, ये गलत है। और 6 पास बने हैं, ये गलत है। ठीक है, तो पल्लव कालीन जो है वो 8 रथ मंदिर मिले हैं, जिनमें से 6 पास बने हैं और रथ मंदिर पांडवों व उनकी पत्नी के हैं। तो गणेश रथ का शिखर जो है वो बेसर शैली में बना है और एकाश्म मंदिर अब रथ मंदिर कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन वारामिहिर के पैतामह सिद्धांत के विषय में असत्य है? तो वारामिहिर पहले छंद में सभी खगोलीय अचल सम्मिलित है, ये असत्य है। ये वारामिहिर के पैतामह सिद्धांत पंच सिद्धांतता के 5 सिद्धांतों में सर्वाधिक परिशुद्ध और अचूक है और ये 5 छंदों में अभिव्यक्त हुआ है। इसमें चंद्रमास और तिथियों की गणना वेदांग ज्योतिष की तरह ही की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, चरित साहित्य और उनके लेखकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भोज प्रबंधन और पद्मगुप्त। तो गौड़वहो और वाक्यपति सुमेलित हैं, वक्रमांक देव चरित और बिल्हड़ सुमेलित हैं, कुमार पाल चरित और जयसिंह सुमेलित हैं। तो पद्मगुप्त भोज प्रबंधन बल्लाल सेन, पद्मगुप्त वाक्यपति मुंज और सिंधुराज के आश्रित कवि थे। नवसाहा सांड कचरती नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासन ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? तो आदिवरा की उपाधि भोज ने धारण की थी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज आदिवरा की उपाधि धारण की थी और ये विष्णु भक्त था और उसकी एक अन्य उपाधि थी प्रभास। ठीक है, उसकी उपलब्धियों की चर्चा ग्वालियर प्रशस्ति लेख में मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के विषय वस्तु महाभारत से ली है? तो अपने काव्यों की जो विषय वस्तु महाभारत से ली है वो भारवी ने ली है और इसके साथ साथ माघ ने ली है। संस्कृत कवि भारवी और माघ के काव्य की विषय वस्तु महाभारत से ली गई है और इसकी रचना क्रमशः कीर्तनार्जुनीयम और शिशुपाल वध थी। महाकाव्य कीर्तनार्जुनीयम में अर्जुन और शिव किरात वेशधारी के बीच युद्ध का वर्णन है। साथ ही महाकाव्य शिशुपाल वध में युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में शिशुपाल जो कि चेदी नरेश था कि कृष्ण द्वारा वध करने का निर्णय दिया गया है। क्षेमेंद्र कश्मीर के महाकवि थे और जिनकी प्रमुख रचना वृहत कथा मंजरी थी। कुमारदास श्रीलंका यानी कि सिंगल के महाकवि थे और इनकी महत्वपूर्ण रचना थी जानकी हरण। नेक्स्ट है, राजपूत काल 650 से 1000 ईस्वी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामंतवाद का विकास यहाँ पर हुआ है लेकिन व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि नहीं हुई थी। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन समाप्त हो गया था और विदेशी व्यापार में कमी भी आई थी। तो राजपूत काल 650 से 1000 ईस्वी में सिक्कों और मुहरों का घोर अभाव था और इस कारण इसे आर्थिक दृष्टि से पतन का काल कहा जाता है और इस काल में व्यापार वाणिज्य का हास्य हुआ था। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग किस साम्राज्य का संस्थापक रहा है? तो दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। तो राजपूत साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था और इसने 8वीं शताब्दी के मध्य में 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा को पराजित कर अपने राजवंश की स्थापना और राजधानी मानखेड़ अथवा मालखेड़ बनाई। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यानी कि महादान यज्ञ किया जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की? तो धर्मपाल ने करी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंश के राजा धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच की थी। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वानों का भंडार था। विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मिलाप नहीं करता है? तो स्ट्रैबो नहीं करता है, इरेथियन समुद्र का पोत भ्रमण ये नहीं करता है, प्लिनी ने नैसर्गिक इतिहास से मिलते हैं, टॉलमी भूगर्भ शास्त्र से मिलते हैं और क्रोसमोस जो है वो ईसाई भूतल विज्ञान से। ठीक है,
तो एरिथियन समुद्र का पोत भ्रमण के लेखक का नाम अज्ञात है, ये किसी नाविक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, कंबोडिया में ओंकारवाट मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। ये एक बौद्ध मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से लेकर 1153 के शासनकाल में हुआ और ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है, राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था, तो ये नाम था अक्षपटलिक। ठीक है, तो राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम अक्षपटलिक था। 9वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य उत्तर और मध्य भारत तक शासन राजपूतों ने किया। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान प्रमुख राजपूत वंश के थे। नेक्स्ट है, पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो ये था कांची। पल्लवों की राजधानी कांची थी, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां एक संस्कृत महाविद्यालय घटिका था और इसी के समीप एक मंडप में महाभारत का नियमित पाठ होता था। कदम्ब नरेश मयूर शर्मा विद्याधन के लिए कांची के विद्यालय में ही गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत है? तो अलवार संत होते थे हैं आंडाल। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधन कहलाता है, जो वेदों के तुल्य माने जाते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 थी, जिसमें आंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी। नेक्स्ट है, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे वासव और वन्यवासव। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के लिंगायत और एवं वीर शैव संप्रदाय के बसव और उनके शिष्य चन्ना बासव के आधार पर लिंगायत मत के विषय में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है और इस समुदाय के पुरुष अपने वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो ये चालुक्य से संबंधित है। ऐहोल प्रशस्ति संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है और इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे। इस प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में अरिकामेडु क्या था? तो अरिकामेडु तमिलनाडु में एक बंदरगाह था। ठीक है, तो अरिकामेडु की जो खुदाई है वो मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1940 में की गई थी। इस खुदाई में संगमकालीन चोल वंश के प्राचीन बंदरगाह के रूप में अरिकामेडु की पहचान की गई, जहां चोल तथा रोम के लोगों के बीच व्यापार होता था और यहां प्राप्त मिट्टी के बर्तनों में इसके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चार्वाक मत किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो ये लोकायत नाम से जाना जाता था। चार्वाक के दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कर्म, मोक्ष, वेद आदि भारतीय दर्शनों को नकार दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन वारामिहिर के विषय में असत्य है? तो ये उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की थी। वारामिहिर उज्जैनी के निवासी थे और उनके पिता आदित्य दास थे। वारामिहिर ने बृहजातक और लघु जातक ग्रंथ की रचना की थी और दशमलव पद्धति की खोज आर्यभट्ट ने की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शंकराचार्य के गुरु थे? तो शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद योगी। कौन थे? गोविंद योगी। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर टीकाएं लिखी और भारत के चारों ओर 4 मठ की स्थापना करी। गोविंद योगी शंकराचार्य के गुरु थे। नेक्स्ट है, आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान का नाम किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्राप्त होता है? तो ये है विक्रमशिला। तो आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान एक बौद्ध धर्म प्रचारक और विक्रमशिला के एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। 11वीं शताब्दी में महायान और वज्रयान बौद्ध संप्रदायों को एशिया में प्रचारित और प्रसारित करने वाले लोगों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है और उन्होंने तिब्बत में सुमात्रा तक बौद्ध दर्शन का प्रचार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का नहीं है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में निर्मित मंदिर है। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली और दक्षिण भारत कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिण तक की एक शैली है और इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है मुख्य प्रवेश द्वार या गोपुरम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने बरहुत स्तूप की खोज की थी? तो बरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। बरहुत मध्य प्रदेश के सतना में स्थित एक
स्थल है जो बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का स्तूप पुष्यमित्र शुंग संभवतः 185 ईस्वी में बनवाया गया था और श्री कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 में इस स्थल का पता लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो मामल्लपुरम नगर की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक पल्लव वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। इसने महाबलीपुरम में अपने पिता के आरंभ के लिए निर्माण महाबलीपुरम मंदिर को पूरा करवाया और उसे मामल्लपुरम भी कहते हैं। इसने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट है तिरुवाचकम, जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा स्थान है, में किसकी रचनाएं संग्रहित है? तो ये है मणिकवाचकर। मणिकवाचकर मथुरा के समीप एक गांव के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। चिदंबरम में उसने लंका के बौद्धों को वाद विवाद में पराजित किया। उसने अनेक भक्ति गीत लिखे जिन्हें तिरुवाचकम में संग्रहित किया गया है। मणिकवाचकर नैनार शैव संत थे। नैनार शैव संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें मणिकवाचकर के अलावा अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो बैताल देउल का। द्रविड़ शैली के मंदिर उत्तर भारतीय मंदिरों से बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। कुछ उत्तर भारतीय मंदिरों में दक्षिणी प्रभाव दिखाई देता है, यथा भुवनेश्वर उड़ीसा के प्रसिद्ध बैताल देउल मंदिर में गोपुरम शैली यानी कि द्रविड़ शैली का शिखर है। उड़ीसा के मंदिरों में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर 1000 ईस्वी हिंदू मंदिर स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर तथा राधा रानी मंदिर नागा शैली के उदाहरण है। बेताल देउल मंदिर का शिखर गंड कुछ दूर तक तो उड़ीसा के अन्य मंदिरों के समाज ही ऊपर को उठाता है। इसके बाद छत 2 तलों में गुब्ज पृष्ठ का रूप धारण कर लेता है। दोनों तलों के बीच में थोड़ा भीतरी कटाव है। ऊपरी तल के ऊपर कलश युक्त 3 आमलक है और इसकी बाड़ में आगे की ओर रथों वाला आकार नहीं है। इसकी दीवारें भी अपने ढंग की अनूठी है। बाड़ में चारों ओर प्रत्येक दीवार में बहु अलंकृत आगे पीछे को निकली हुई पट्टियां हैं जिनमें मूर्तियों का अंकन है। ये व्यवस्था दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गोपाल कृष्ण पटनायक कथा मंजरी सही सुमेलित नहीं है। चंद्रशेखर की हमीर हट है। राजा राजवर्मा की रावण विजयम और चिन्नी आसूरी की है बाल व्याकरण। तो कथा मंजरी वृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं और इस ग्रंथ को सुरुचिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कवि ने मूल कथा में कुछ अन्य कथाओं का समावेश कर दिया। इस रचना का मूल उद्देश्य बृहत कथा के कथानकों से संस्कृति के अध्याताओं को परिचित कराना है। क्षेमेंद्र की कथा प्रणाली में अनेक विशेषताएं हैं। नारी सौंदर्य तथा राजकुमारी के सौर वर्णन में क्षेमेंद्र ने कुशलता पाई। इसमें कुल 7500 श्लोक हैं जो 16 पंबकों यानी कि सर्गों में विभाजित है और कहीं कहीं भाषा क्लिष्ट और सुबोध हो गई है। ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी चमत्कारपूर्ण है। कथा में क्षेमेंद्र ने हास्य रस का बड़ा सुंदर समावेश किया और इसके माध्यम से उन्होंने अपने युग के पाखंडियों की खिल्ली उड़ाई है। क्षेमेंद्र की रचना का उद्देश्य मात्र रोचक और हास्यपद कथानक प्रस्तुत करना नहीं था, अपितु उनके माध्यम से सामान्य जनजीवन को नैतिक दृष्टि से उन्नत बनाना भी था। नेक्स्ट है वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राजपूतों का मुकाबला किया था वे थे प्रतिहार और पाल। तो 8वीं सदी के उत्तरार्ध में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों पाल, प्रतिहार और राजपूत के बीच संघर्ष हुआ। इन तीनों राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के शासक ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर में किया। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 760 ईस्वी तक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और उसने तिब्बतियों को पराजित किया तथा चीनी शासक के दरबार में दूत मंडल भेजा था। उसने कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित किया और कश्मीर में शूर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सेन शासक था। तो वो सेन शासक था बल्लाल सेन। तो सेन वंशी शासक बल्लाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर की रचना करी है, लेकिन अद्भुत सागर को पूर्ण न कर सका था और वो स्वयं विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक भी था। इसे बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। लक्ष्मण सेन उसका पुत्र था जो इसके बाद राजा बना। विजय सेन सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। कवि योगी द्वारा रचित देवपाल प्रशस्ति लेख में विजय सेन की यशस्वी विजय का उल्लेख मिलता है। उसमें नए नव्य एवं वीर नेपाल और मिथिला को पराजित किया था और इसका भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है मैत्रक वंशी शासकों के द्वारा
किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारता पूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया था? तो ये दिया गया था वल्लभी को, ठीक है, वल्लभी शिक्षा केंद्र को दिया गया था। तो मेरा गला हो रहा है खराब और इसके लिए मुझे आवाज़ भी थोड़ा मतलब खराब हो गया है, आवाज़ भी बहुत कम निकल रही है, थोड़ी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी, लेकिन मुझे काफ़ी तेज़ बोलना पड़ रहा है ताकत लगा के, क्योंकि थोड़ा स्लो बोल रही हूँ तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है आवाज़, तो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है बोलने के लिए। और अगर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ना तो फिर क्लास करने में प्रॉब्लम आएगी, तो जब तक चल पा रहा है तब तक घसीट रही हूँ। और अगर बीच में 1-2 दिन क्लास ना आए या 3-4 दिन आए, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है एक बार, तो फिर वो हफ्ता भर ले लेता है, तो परेशान मत होइएगा, मैं कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूँगी। अभी गर्म पानी पी पी के काम चला रही हूँ। पैतृक वंश में राजाओं ने वल्लभी विश्वविद्यालय को सहायता और संरक्षण दिया। ये नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष ही उस समय शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट है राजतरंगिणी इतिहास का स्रोत है। तो राजतरंगिणी इतिहास का स्रोत है कश्मीर का। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। नेक्स्ट है कादंबरी किसने लिखी है? तो कादंबरी लिखने वाले हैं वन एंड ओनली बाणभट्ट। कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है जिसे पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा इसको पूर्ण किया गया। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं हर्षचरित, मुक्ता डितक तथा चंडी शतक आदि। कालिदास के द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट है वारामिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो वारामिहिर ने लिखा है वृहत संहिता। वृहत संहिता वारामिहिर की प्रसिद्ध रचना है जिसमें वास्तुकला, मंदिर, ज्योतिष आदि का विवरण है। वृहत संहिता वारामिहिर के द्वारा 6ठी शताब्दी संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है जिसे मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया। इसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों में वृद्धि और कर्मकांडों का वर्णन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये होता था लाल बलुआ पत्थर। ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त होता था। ईसा की प्रथम सदी से लेकर लगभग मुगल काल तक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल में, ये सही नहीं है। एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूटों के टाइम पे बनी। महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया। खजुराहो जो है वो चंदेलों की देन है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मौर्य काल से संबंधित नहीं है, वो राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, ठीक है। एलोरा गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है जो राजपूत शासकों से संबंधित है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ये पल्लव शासकों से संबंधित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है जो चंदेलों से संबंधित है। और खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी साक्ष्य हर्ष के इतिहास का साक्ष्य नहीं है? तो ये है फोगू ओजी। तो हर्षवर्धन थानेश्वर वंश 606 से 647 तक शासन करता है। प्राचीन भारत का प्रमुख राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। उसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर विजय किया। हर्ष के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों राजतरंगिणी, चीनी यात्री युआन चुआंग और ही यूची शेकिया फेंग चे या फू फा युआन चूलिन और बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था? तो ये दिया था हेरोडोटस ने। यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। दुनिया के इस महान विचारक का संस्कृत नाम हरिदत्त था। इन्होंने लगातार आर्यों के मेड़ इतिहास पर अपनी नजर बनाए रखी थी और इनके द्वारा ही फारस के मेड़ आर्य राजाओं के सही इतिहास का पता चलता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल प्रदान किया, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदिर शैली और मंदिर का नाम। तो नागर जो है वो आपका शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर, तो नागर शैली में बना हुआ है शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर। और द्रविड़ शैली में बना है एलोरा का कैलाश मंदिर। चालुक्य शैली में बना हुआ, चालुक्य मंदिर शैली में बना हुआ है आपका लक्कुड़ी का जैन मंदिर। और विदेशी शैली में बना है पहाड़पुर का मंदिर। नेक्स्ट है मोगलाजपुरम के चित्र किस वंश से संबंध रखते हैं? तो मोगलाजपुरम के चित्र जो हैं वो विष्णु कुंडिन के वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो मोगलाजपुरम के चित्र विष्णु कुंडिन वंश से संबंधित है। चेर वंश संगमकालीन प्रमुख वंश था जबकि पल्लव वंश ने दक्षिण भारत पर शासन किया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर इसी वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था।
नेक्स्ट है शिव का प्राचीनतम लिंगाद्भव मूर्ति किस स्थान पे प्राप्त होती है? गुडिमल्लम में। तो लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुडिमल्लम के लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है रानी रुद्रमा देवी के वंश की पहचान कीजिए। तो वारंगल के काकती हैं। तो वारंगल के काकती वंश में रुद्रदेव महाराज रुद्रमा देवी शासक हुए, जो कि मूल रूप से एक महिला थी। उसका मूल नाम रुद्रमा देवी था। ये भारत के इतिहास के महिला शासकों में से एक थी। रानी रुद्रमा देवी ने 1263 से अपनी मृत्यु तक दक्कन पठार में काकती वंश के परचम को बनाए रखा। निम्नलिखित में से इतिहास की वस्तुनिष्ठता की कौन सी समस्या नहीं है? तो ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो लेखन में पक्षपात, किसी विश्वास या विचार के प्रति व्यक्तिगत आस्था, समय की मांग की अवहेलना करना, किसी इतिहासकार के व्यक्तिगत पक्ष, व्यक्तिनिष्ठ और जो इतिहास लेखन को प्रभावित करते हैं तथा उसकी वस्तुनिष्ठता को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है काल एवं भूगोल। अरे ये क्या हो गया? काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉनसन ने। किसने कहा था? जॉनसन ने। तो इतिहास लेखन में अन्य पक्षों के साथ साथ उस क्षेत्र या शासनकाल के भौगोलिक परिदृश्य का भी विशेष महत्व रहता है, क्योंकि तथ्यों को जोड़ने के लिए जिन कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है उनके निर्धारण में कालखंड एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जॉनसन ने काल एवं भूगोल को इतिहास के नेत्र की संज्ञा दी। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं स्थित है। जो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और इनकी संख्या 29 है, जिनमें कुछ 100 फीट गहरी हैं, घोड़े के नाल के आकार में खुदी हैं। और अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19 जो है वो गुप्तकालीन है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शोध निर्मित होता है। तो ये निर्मित होता है नए डेटा एकत्रित करने में और डेटा की नई व्याख्या में। ठीक है। इसके अतिरिक्त शोध समस्या का निर्धारण, शोध साहित्य का सर्वेक्षण, शोध परिकल्पना का निर्माण और आंकड़ों का विश्लेषण भी इसके चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कटा हुआ है क्वेश्चन, तो मैं बता देती हूँ निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती क्रम सही है, ये पूछा गया था इसमें। तो यहाँ पर पहला ही आपका राइट है, विंध्य शक्ति प्रथम, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम और पृथ्वीशेन प्रथम आपका आंसर है। ठीक है। तो वाकाटक वंश से संबंधित है। विंध्य शक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद प्रवरसेन पृथक शासक बना, एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण करी। उसके पश्चात रुद्रसेन प्रथम शासक बना। वाकाटक अभिलेखों में इसे महाभैरव का उपासक बताया गया और इसके बाद पृथ्वीशेन प्रथम शासक हुआ था। नेक्स्ट है ऐहोल लेख के लेखक थे। तो ऐहोल लेख के लेखक थे रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति था। ऐहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसी अभिलेख में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। ऐहोल अभिलेख में महाभारत के युद्ध से काल गणना की गई है। रवि कीर्ति जैन धर्म का अनुयायी था। पल्लव मल उपाधि थी। तो पल्लव मल उपाधि थी नंदीवर्मन सेकंड की। तो नंदीवर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था और उसने कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया तथा कांची का मुक्तेश्वर मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी उपाधि पल्लव मल थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था? तो ये था कुरुश। भारत का प्रथम ईरानी आक्रमणकर्ता कुरुश था। कुरुश को साइरस द्वितीय भी कहते हैं। डेरियस या दारा प्रथम भी ईरानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर महान यूनानी शासक था जो पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को जीतते हुए व्यास नदी तक आया था। नेक्स्ट है, राजा अमोघवर्ष संबंधित है। तो राजा अमोघवर्ष राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। गोविंद तृतीय का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघवर्ष 814 से 880 ईस्वी तक शासक बना। यह राष्ट्रकूट वंशी शासक था। अमोघवर्ष विद्या एवं कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य ग्रंथ की रचना करी है। उसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन एवं गणित सार संग्रह के लेखक महावीर वीराचार्य निवास करते थे। नेक्स्ट है, भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? तो भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक था स्काइलैक्स। कौन था? स्काइलैक्स। भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक स्काइलैक्स था, जबकि मेगास्थनीज मौर्यकालीन लेखक था जिसने इंडिका की रचना करी और जिसके माध्यम से मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत
सिकंदर से पूर्ववर्ती है, तो ये है टेसियस। टेसियस प्रसिद्ध ईरानी राजवैद्य था जिसने भारत के विषय में समस्त जानकारियों को ईरानी अधिकारियों से प्राप्त किया। स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, एरियन सिकंदर काल के बाद के लेखक थे। ऑनेस सेकेट्रियस, नियाकस, अरिस्टोब्यूलस सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक थे। निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है? तो ये की गई है कश्मीरी। तो कल्हड़ के राजतरंगिणी जो कि कश्मीर पर लिखी सबसे विस्तृत ग्रंथ है, उसी ग्रंथ में मिहिर कुल के शैतान के अवतार के रूप में वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा? तो ये कहा था तारानाथ ने। 1575 में जन्मे लामा तारानाथ ने 1608 में अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन बताया है, और ये तिब्बती इतिहासकार थे। अब यहाँ पे सूची का हमें मिलान करना है। तो पीतल की जो बुद्ध की मूर्ति है वो हमें मिलती है कांगड़ा में, ठीक है। कांसे की जो बुद्ध की मूर्ति है वो सुल्तानगंज में है। बैठे हुए जो बुद्ध की मूर्ति है वो मानकुंवर में है, और पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है वो है भोजपुर में, ठीक है। हो गया मिलान। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। तो ये था व्यास नदी, ठीक है। तो 305 ईसा पूर्व में व्यास नदी के तट पर सिकंदर को चंद्रगुप्त ने पराजित कर वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो बिल्हड़ जो है वो चालुक्य वंश के सबसे महान शासक थे, ठीक है। विक्रमादित्य श्रेष्ठ के राजकवि थे, ठीक। पद्मगुप्त जो थे वो परमार नरेश सिंधु राज के राजकवि थे, ये रहे, ठीक है। तो ए का हो गया 1 और बी का हो गया आपका 4, ठीक है। अब बात करते हैं श्रीहर्ष की। तो श्रीहर्ष जो थे वो गढ़वाल नरेश जयचंद्र के दरबार में थे, और वाक्यपति जो थे वो आपके कन्नौज नरेश यशोवर्मा के दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बृहदेश्वर। अब यहाँ भी मिलान करना है। तो बृहदेश्वर आपको मिलान हो जाएगा तंजावुर से, बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में है। मीनाक्षी अम्मा का जो मंदिर है वो आपको मदुरै में मिलेगा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो मंदिर है वो आपको मिलेगा तिरुपति में, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर मिलेगा आपको तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मालवा, कन्नौज, अजमेर, जयपुर। अच्छा, यहाँ इनको भी मिलान करना है। तो हम मालवा को मिला देंगे परमार वंश से। तो मालवा जो मिल जाएगा वो परमार वंश से मिलेगा, ठीक है। कन्नौज किससे मिल जाएगा? तो कन्नौज में कौन सा वंश था? कन्नौज में गढ़वाल वंश था, ठीक है। अजमेर में कौन सा वंश था? तो अजमेर में चौहान वंश था, और जबलपुर में आपका कलचुरी वंश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी मिलान है। तो बाण भट्ट की, आपको सबको पता है, बाण भट्ट की जो पुस्तक है वो है हर्षचरित, ठीक है। वारामिहिर की बृहद संहिता है। कालिदास की विक्रमोर्वशीयम है, और शूद्रक की है मृक्षकटिकम। कालिदास की और भी हैं, विक्रमोर्वशीयम के अलावा कुमार संभव है, मालविकाग्निमित्रम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, ऋतु संहारम भी है। और बात करें वारामिहिर की तो बृहद संहिता भी है उनकी, और एक और है पंचसिद्ध दांतिका करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मथुरा मूर्तिकला शैली के बारे में सही नहीं है? तो मथुरा मूर्तिकला शैली जो है वो जैन धर्म के उपासकों के द्वारा मथुरा में संरक्षित मूर्तिकला की एक शैली को मथुरा शैली कहा जाता है, ये सही है। मथुरा शैली की मूर्तियों में सफ़ेद चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी सही है। मथुरा शैली का आरंभ 2री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में माना जाता है, तो ये गलत है। ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं माना जाता है, ये कला शैली जो है वो 1ली शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट है, बाद में कुषाणों ने शैली को संरक्षण दिया, ये भी सही है। और उनकी कुछ मूर्ति मथुरा के पास पाई गई, ये भी सही है। माना जाता है कि बुद्ध की पहली छवि मथुरा शैली के द्वारा निर्मित की गई थी, ये भी आपका सही है। तो मथुरा कला शैली जो है वो गंधार शैली के समान ही कुषाण काल में प्रचलित थी। मथुरा इस शैली का एक विशाल केंद्र था। ये कला शैली जो है वो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में शुरू हुई थी। मथुरा काल के अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है, और इनकी मूर्तियों में सफेद चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया था।
नेक्स्ट है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था। तो ये दरबारी कवि था आपका राजशेखर। राजशेखर जो है वो कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु थे। उसके पुत्र महिपाल के सभा में ही रहे और बाद में कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी के कलचुरी नरेश युवराज के यहाँ चले गए। राजशेखर ने कई पुस्तकों की रचना करी है, जिसमें भुवन कोश, हरविलास, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, वृद्धशाल भंजिका और कपूर मंजरी आदि प्रमुख है। नेक्स्ट है वो कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विहग्रराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि विहग्रराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। बिजोलिया अभिलेख उदयपुर जिले में बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप चट्टान पर उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का शिलालेख है। इसमें आमेर और शाकंभरी शांभर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसके अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने शाकंभरी के चौहान राज्य की नींव रखी और सांभर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली से के संरक्षक थे कौन? प्रतिहार। तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक प्रतिहार थे। महामारू शैली में निर्मित दधिमती माता, गोठ, मांगलोद, गुड़ेश्वर महादेव मंदिर आदि निर्मित है। राजस्थान की प्रतिहार कालीन मूर्तिकला में रामायण दृश्यावली का प्राचीनतम अंकन दधिमती माता मंदिर में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो ये है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत महाकाव्य है और इसकी रचना 1191 से 1193 के बीच में कश्मीरी जयानक ने की थी। इस रचना में पृथ्वीराज तृतीय और तराइन के प्रथम युद्ध 1191 का वर्णन मिलता है। इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 का वर्णन नहीं है। समरा इच्छ कहा की रचना हरिबुद्ध सूरी ने प्राकृत गद्य में किया था। कुवलय माला की रचना उदोतन शूरी ने प्राकृत भाषा में करी है। राजपूरक की रचना वीरभाड़ ने की थी। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका। तो पंच सिद्धांतिका जो है वो वारामिहिर का ग्रंथ है। काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर का है। विशुद्धि मग्ग बुद्धघोष का है और कादंबरी बाणभट्ट की है। ठीक है, चलो दक्षिण भारत के अलवार किसके उपासक थे? तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो विष्णु के उपासक थे। अलवार विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या 12 है। अलवारों में मात्र एक महिला संत अंडाल थी। पेयलयार ने इंद्रिय संयम और आत्मानुशासन को आवश्यक बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय वर्ष की ऋतु नहीं थी? तो ये थी आषाढ़। प्राचीन काल में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं जो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर है। आषाढ़ हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र मास से प्रारंभ होने वाला वर्ष के चौथे महीने को कहते हैं। नेक्स्ट है नासिक की गुफाएं किस श्रृंखला में उत्कीर्ण है? तो ये पश्चिमी घाट श्रृंखला में उत्कीर्ण है जिसे कि सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला रंग कौन सा है? तो हरा रंग सबसे कम यूज हुआ है। हरे रंग का प्रयोग कम मिलता है, अन्य सभी रंगों का प्रयोग गुफा में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक भास के द्वारा रचित है? तो भास के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है स्वप्नवास वद्धता। भास ने स्वप्नवास वद्धता को रचित किया था। ठीक है, महाकवि भास के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है और इसमें 6 अंक हैं और बाकी जो रचनाएं थी मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी कालिदास की है और देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाख दत्त की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था? तो प्राचीन भारत में खजूर नहीं मिलता था, आम मिलता था, ककड़ी मिलती थी, टमाटर मिलता था। खजूर जो है प्राचीन भारत में नहीं उपयोग होता था और इसका भारत में सर्वप्रथम 712 में अरबों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप अरबों से भारत में इस फल का प्रयोग शुरू हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राचीन भारत में नीला रंग बनाने में प्रयोग होता था? तो नीला रंग बनाने में जो प्रयोग होता था वो था लेपिस लेजुली। ठीक है, तो प्राचीन भारत में नीला रंग बनाने में लेपिस लेजुली का प्रयोग होता था। अजंता गुफा के चित्रों में लाल, नीले और भूरे रंगों के प्रमाण मिलते हैं। अफगानिस्तान में खनन किए गए लेपिस लेजुली का उपयोग आभूषण और गहनों के लिए किया जाता था और बाद में इसे कुचल कर नीले रंग का पाउडर बनाया गया जो यहाँ से अन्य देशों में पहुंचा। नेक्स्ट है कवि और कृति को हमें मिलाना है तो चलो मिलाते हैं। तो यहाँ पर होगा आपकी तुलसीदास की। तो तुलसीदास की हम सबको पता है, तुलसीदास की कृति है आपकी विनय पत्रिका। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पत्रिका है आपकी उद्धव शतक। ठीक है, प्रेमचंद्र की गोदान है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है
नंद शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो नंद शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। नंद शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, कृष्ण वासुदेव की कथा किस ग्रंथ का मुख्य विषय है? तो कृष्ण वासुदेव की कथा जो है वो आपका भागवत पुराण का मुख्य विषय है। ठीक है, शिव पुराण में जो है वो शिव के विविध रूपों का वर्णन है। अग्नि पुराण की बात करें तो इसमें त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन है और इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश भी कहा जाता है अग्नि पुराण को। अगर हम ब्रह्म पुराण की बात करें तो ब्रह्म पुराण में राम और कृष्ण की कथा के माध्यम से अवतारवाद का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो वासुदेव कृष्ण के बारे में भागवत पुराण में हमें पता चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान हर्ष से संबंधित था? तो हर्ष से संबंधित स्थान था और वो था थानेश्वर और कन्नौज। तो कन्नौज है नहीं तो थानेश्वर होगा। तो हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। दैवमबाद ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है, जहां पर भारी मात्रा में कांसे की वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक तेलुगु भाषा में है? तो सुमति शतकम जो है वो तेलुगु भाषा में रचित नीति ग्रंथ है और कुछ विद्वानों के अनुसार इसके रचयिता जो हैं वो बद्धेन भूपाल थे। ठीक है, बाकी जो है शिल्पादिकारम और तिरुक्कुरुल और जो है शिल्पादिकारम तिरुक्कुरुल जो है वो संगम युगीन तमिल भाषा की रचना है, जबकि जो मृच्छकटिकम है वो आपकी शूद्रक के द्वारा रचित संस्कृत भाषा की रचना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राचीन भारतीय स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये लिखा है लोमश ऋषि गुफा बिहार में है, तो बिल्कुल लोमश ऋषि गुफा जो है वो बिहार में है। और दूसरा है बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है, तो बाघ गुफा भी मध्य प्रदेश में है, दोनों ही सही हैं। तो लोमश ऋषि जो गुफा है वो बिहार के जहानाबाद में है। चलो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दिखा देती हूँ आपको। ये जहानाबाद में है और नागा अर्जुन पहाड़ियों के पास स्थित है। बाघ गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में बागनी नदी के किनारे पर स्थित है और दोनों ही कथन सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन छोटा छोटा था तो इसलिए क्लास थोड़ी सी जल्दी हो गई है, वरना 1 घंटे की क्लास होती है हमारी। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो कल हम शुरू करेंगे 201 नंबर से लेकर के 300 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल हमारी तीसरी क्लास होगी इसकी। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिया करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।